अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं ने इस बार अमेरिका का अगला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बना दिया है। यह बयान खुद ट्रंप के सपोर्टर और उनके करीबी कह रहे हैं। दावा यह है कि ट्रंप ने जब बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने की कसम खाई, उसके बाद 3 राज्यों में ट्रंप के पक्ष में हिंदुओं ने जबरदस्त वोटिंग की। इसकी वजह भी बहुत क्लियर है। ट्रंप अकेले ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और इसी मुद्दे ने उनको अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनाने में बड़ी मदद की है। Make America great again. We're going to make it great again. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. हिंदू हित की बात करके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में चुनाव जीत गए। अमेरिकी हिंदुओं ने एक तरफा वोटिंग करके ट्रंप को जिताया। ये बड़ी खबर सीधे अमेरिका से आई है और इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया था। The tweet of the Diwali Day tweet changed everything. जाहिर है कि ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि हिंदू कम्युनिटी ने भी की स्विंग स्टेट्स की बैटल ग्राउंड स्टेट्स के इलेक्शन के रिजल्ट्स को डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में करने में बड़ी भूमिका निभाई है। हिंदू कम्युनिटी का उन्हें समर्थन मिला है। 31 अक्टूबर को ट्रंप ने एक ट्वीट करके बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बन गए और यहीं से अगले 6 दिनों में ट्रंप की किस्मत बदल गई। ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें सत्ता मिली तो वो हिंदुओं की रक्षा करेंगे। इसीलिए अमेरिका के हिंदुओं ने उनके पक्ष में एक तरफा वोटिंग की। It was our goal to switch over 200,000 at least in the battleground states of Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. 200,000 Hindu votes from Kamala to Trump, and that's what happened. जो पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन में रह रहे 2 लाख की संख्या में जो हिंदू कम्युनिटी के जो सदस्य थे उनको उनका डोनाल्ड ट्रंप के प्रति जो समर्थन है उन्हें पूरा मिला है और ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है कि जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये जो की बैटल ग्राउंड स्टेट, जो की स्विंग स्टेट्स पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन को वो जीत पाए। हिंदू हित की बात करके भारत के चुनावों में जीत मिल रही है और इस बार वैसा ही 7 समंदर पार अमेरिका में भी होने के दावे हैं। हिंदुओं की बात करके ट्रंप को मिली जीत की खबर को समझिएगा। दिवाली के दिन ट्रंप ने हिंदुओं के लिए जो ट्वीट किया उसे 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग अब तक देख चुके हैं। अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट्स में से 3 पर इस ट्वीट का बड़ा असर पड़ा है। स्विंग स्टेट वो होते हैं जो आखिरी वक्त में किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते हैं। उनका समर्थन पहले से तय नहीं होता। ये 3 स्विंग स्टेट हैं पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन। इन 3 राज्यों में 2 लाख हिंदू वोटों को टारगेट किया गया। ट्रंप के ट्वीट का असर इन लाखों हिंदू वोटों पर पड़ा और इन तीनों राज्यों ने ट्रंप को बहुमत के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। अमेरिका के हिंदू वोटर्स में ट्रंप की जीत से हिंदू हित की उम्मीद जगी है। ट्रंप ने कट्टरपंथ से रक्षा और भारत से रिश्तों को और मजबूत करने की बात की, जिसके जवाब में उन्हें अमेरिकी हिंदुओं के वोट थोक में मिले। ऐसा पहली बार हुआ है कि हिंदुओं के मुद्दों को लेके भी यूएस इलेक्शन में बातचीत हुई। इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने टिप्पणी करी और एक तरफ से बात करी कि जो हिंदुओं के साथ मसले हो रहे हैं बांग्लादेश में उसको लेके अपनी जो टिप्पणी दी उसको लेके काफ़ी सराहना मिली उन्हें यहाँ इंडियन अमेरिकन द्वारा। और ऐसा लग रहा है इस बार इंडियन अमेरिकन जो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट सपोर्टर्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करा, ट्रंप को सपोर्ट करा, ना केवल उसकी टैक्सेशन पॉलिसी और इमिग्रेशन को लेकर पर कहीं ना कहीं क्योंकि उनने टिप्पणी की हिंदुओं के मुद्दे को लेकर। यानी अमेरिका में ट्रंप की वापसी भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है।
ट्रंप के पक्ष में हिंदू आबादी की वोटिंग क्यों अहम है, वो समझिए। अमेरिका में हिंदुओं की आबादी करीब 52 लाख है। वोटिंग शुरू होने से पहले हर 10 में से 6 भारतीयों ने कहा कि वो कमला हैरिस को वोट देंगे। ये हिंदू अब तक डेमोक्रेट यानी कमला हैरिस और जो बाइडेन के सपोर्टर थे, पर ट्रंप ने इन्हें रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में खींच लिया। आखिरी मौके पर ट्रंप को वोटिंग की एक वजह है ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के वो चेहरे जिन्हें भारतीय मूल के लोगों का सपोर्ट मिला। इसमें विवेक रामास्वामी, निकी हेले और डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे जेडी वेंस की भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस। ये पहला मौका है जब अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय की सियासी हैसियत बढ़ी है और इससे वहां रहने वाले हिंदू सहित पूरी कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस हाई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी और साथ ही 4 ऐसी तस्वीरें भी ट्वीट की हैं जिसमें वो और ट्रंप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप को अपनी दोस्ती की याद दिलाई। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ 20 जनवरी 2025 को ले सकते हैं और 2025 में ही वो भारत का दौरा करेंगे। 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए ट्रंप भारत की यात्रा करेंगे। आखिरी बार साल 2020 में ट्रंप ने भारत की यात्रा की थी। क्वाड की आखिरी मीटिंग सितंबर 2024 में अमेरिका के डेलावेयर में हुई थी। ये अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन का होम स्टेट है। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक गठबंधन है जिसका अगला शिखर सम्मेलन वर्ष 2025 में भारत में होगा। यानी आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत का असली जश्न मनाने के लिए भारत आएंगे। वैसे भी अमेरिका में जिन हिंदू वोट की वजह से ट्रंप की जीत पक्की हुई वो सारे वोटर भारतीय मूल के ही हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी भारत अमेरिका के संबंध करीबी रहे। इस बार भी वैसा ही होने की संभावना है। हालांकि जिस दिन ट्रंप की जीत की खबर आई उसी दिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का नया वीडियो भी सामने आया, पर यह वीडियो मोहम्मद यूनुस की मुसीबतों को बढ़ाने का मैसेज लेकर आया है। पूरी खबर बताएंगे, पहले बांग्लादेश की तस्वीरें देखिए। बांग्लादेश के चटगांव में बांग्लादेश की पुलिस और सेना के जवानों ने हिंदुओं पर जमकर लाठियां भांजी। वीडियो में पुलिस और सेना के कुछ जवान घरों में घुसकर तोड़फोड़ करते नजर आए। बताया गया कि इस्कॉन मंदिर को लेकर एक मुस्लिम ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया और इसका बदला लेने के लिए बांग्लादेश की सेना और पुलिस के जवानों ने हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। फिलहाल ट्रंप की वापसी के बाद इसे बांग्लादेश से आया आखिरी वीडियो माना जा सकता है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही वहां हिंदू निशाने पर हैं। उन पर लगातार हमले जारी हैं। पर ट्रंप की वार्निंग का मतलब ये है कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर फुल स्टॉप लगने ही वाला है। सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। देखिए, अमेरिका में हिंदुओं ने जो कमाल किया वो आपने देखा। अब आपको भारत से आई तस्वीरें और हिंदुओं के बयान दिखाते हैं और सुनाते हैं। यहां भी हिंदुओं को ट्रंप से बांग्लादेश और कनाडा को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं। और अमेरिका के लोगों ने एकजुटता दिखा करके और ट्रंप को, मानवता के रक्षक को, भारी मतों से विजयी बनाया है। और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रहते हुए भारत के हितों में कार्य किया है, कहीं ना कहीं वो भारत के सच्चे और अच्छे मित्र हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे मित्र हैं। इस यज्ञ का मेन उद्देश्य यही था कि भारत का अमेरिका पर एक अच्छा संबंध बने। हिंदुत्व को कायम रखने के लिए ट्रंप ने जो बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठाई थी, हिंदू का उन्होंने साथ दिया। हम लोगों को बड़ी खुशी है कि ऐसे राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जिससे भारत और मजबूत होगा और भारत शीघ्र से शीघ्र विश्व गुरु बनेगा। आज डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही कई देशों की नींद भी उड़ गई। इसमें भारत के कई पड़ोसी भी शामिल हैं। इस समय शहबाज शरीफ की न सिर्फ नींद उड़ी हुई होगी, बल्कि वो शायद ट्रंप के चाबुक से बचने के लिए तरीके भी ढूंढ रहे होंगे।
दूसरा नाम है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का। बाइडेन प्रशासन की मदद से यूनुस ने ढाका पर कब्जा तो कर लिया, पर उनके लिए आने वाले दिन थोड़े क्या ज्यादा मुश्किल भरे बीतेंगे। वॉशिंगटन में ट्रंप की एंट्री ने अयातुल्लाह खामेनेई को भी मुश्किलों में डाल दिया है, क्योंकि ट्रंप कहते आए हैं कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर देना चाहिए। और ट्रंप से परेशान चौथा नाम है शी जिनपिंग, क्योंकि आने वाले दिनों में अमेरिका की सरकार चीन का बिजनेस ठप कर सकती है। हालांकि सबसे ज्यादा परेशानी में है चीन का चेला यानी पाकिस्तान। ट्रंप हमेशा से आतंकवाद और फंडिंग देने के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया रखते आए हैं। इसीलिए पाकिस्तान में आज दोपहर से ही छाती पीटकर रोना शुरू हो चुका है। God bless you and God bless America. ट्रंप की ऐतिहासिक जीत होते ही पाकिस्तान को कटने का डर सता रहा है और इस्लामाबाद में नया तूफान शुरू हो गया। शहबाज सरकार और पाकिस्तानी दोनों ही ट्रंप को पसंद नहीं करते। इस्लामाबाद में कमला हैरिस का इंतजार हो रहा था, पर ट्रंप आउट ऑफ सिलेबस आ गए। पाकिस्तान में आज सिर्फ दो शब्द ट्रेंड कर रहे हैं, पहला ट्रंप और दूसरा इंडिया। पाकिस्तानी को ट्रंप से डर लग रहा है और खौफ इस बात का कि ट्रंप अब इंडिया का खुलकर साथ दें। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी ट्रंप की दोस्ती दिखेगी। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे, पर इस्लामाबाद को डर अभी से। पाकिस्तान में अमेरिका को लेकर एक कहावत बार बार दोहराई जा रही है। आज वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप को देखते ही पाकिस्तानियों को बुखार और निमोनिया एक साथ चढ़ गया। किसी की समझ नहीं आया कि जब इस्लामाबाद को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी समय ट्रंप कैसे आ गए। ट्रंप का पुराना वीडियो देखिए जो पाकिस्तान में इस समय वायरल है। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहने के दौरान पाकिस्तान को मिलने वाली मदद घटाकर 1/4 कर दी थी। तब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को 15 साल में 2.7 लाख करोड़ रुपए की मदद दी। बदले में पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ और धोखा दिया, और इसलिए पाकिस्तान को लेकर ट्रंप के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं, और इसलिए इस्लामाबाद में खतरे का सारण बज चुका है। ट्रंप का राष्ट्रपति बनना इस्लामाबाद के लिए टर्निंग पॉइंट है। अब पाकिस्तान को आतंक की छूट नहीं मिलेगी, अमेरिका से मिलने वाली मदद पर कैंची चलेगी। ट्रंप कोई डिस्काउंट तो नहीं देंगे, ये सोचकर पाकिस्तान ने ट्रंप को अभी से मस्का मारना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मान रहे हैं कि वो सरेंडर करने को तैयार हैं, पर ऐसा होगा नहीं कि ट्रंप अचानक पाकिस्तान को प्यार करने लगे। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी भारत को लगातार फौजी साजो सामान दिया गया और पाकिस्तान को आतंकियों के लिए डांट मिली। यानी अगले 5 सालों तक इस्लामाबाद के लिए कोई अच्छी खबर अमेरिका से आना उम्मीद बहुत कम है। नतीजों का ऐलान होने के बाद शहबाज शरीफ ने भारी मन से ट्रंप को बधाई दी। इस समय उन्हें आने वाले दिनों की मुश्किलों का सबसे सटीक अंदाजा है। आने वाले दिनों में ट्रंप सरकार पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। आशंका ये भी कि पाकिस्तान को अब चीन से दोस्ती तोड़ने के लिए कहा जाए, या फिर अमेरिका चीन के खिलाफ एक्शन लेता है तो पाकिस्तान की मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा दावा इमरान खान को लेकर है। इमरान समर्थकों का दावा कि ट्रंप और इमरान दोस्त हैं, इसलिए राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप अपने फ्रेंड इमरान को रिहा करवा देंगे। ट्रंप की जीत को लेकर इमरान के रिहा होने की हवा बनाई जा रही है। ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो पाकिस्तान के लिए क्या बदलेगा, इसको लेकर अटकलें हैं। अभी बाइडेन प्रशासन की तरफ से पाकिस्तान को IMF से फंडिंग लेने के लिए ग्रीन सिग्नल मिला, पर इस्लामाबाद में डर कि ट्रंप आए तो पाकिस्तान को मिलने वाला लोन रिजेक्ट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, आपको यह बताते हैं कि ट्रंप अब अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जाएंगे तो उसका भारत पर क्या असर होगा। देखिए, डिफेंस और रणनीतिक मुद्दों पर भारत अमेरिका एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहेंगे, लेकिन भारत की IT इंडस्ट्री और व्यापार में टैरिफ घटाने को लेकर के ट्रंप का रवैया भारत के लिए मुश्किल बन सकता है। ट्रंप के रहते दुनिया में एनर्जी और तेल की कीमतें कंट्रोल में रहने की उम्मीद है। हालांकि दोनों देशों के बीच करीब $200 अरब का कारोबार ट्रंप के निशाने पर हो सकता है। अब आ जाइए बांग्लादेश पर। बांग्लादेश पर क्या असर पड़ेगा यह भी बता देता हूं। बांग्लादेश को कोई फायदा होगा इसकी उम्मीद कम ही है। बांग्लादेश को नुकसान ज्यादा होगा क्योंकि हिंदुओं पर जुल्म महंगा पड़ेगा। उससे हिंदुओं से क्रूरता पर जवाब मांगा जाएगा और साथ ही अमेरिकी मदद पर भी अब संकट मंडराएगा। ट्रंप ने खुद दुनिया भर के हिंदुओं की रक्षा करने की बात की है, तो क्या वो अपने पड़ोसी कनाडा पर भी ध्यान देंगे?
बड़ा सवाल है। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की तरह से हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले क्या अब रुक जाएंगे? क्या ये माना जाए कि ट्रंप की तरह से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर हिंदुओं के ऊपर हो रहे अटैक रोकने का दबाव डाला जाएगा? और सबसे बड़ी बात, कनाडा में खालिस्तान समर्थकों पर भी क्या ब्रेक लग सकता है? अगर ट्रंप खुद को हिंदू हितों का रक्षक बताते हैं तो उन्हें इन बातों पर ध्यान जरूर देना होगा। ट्रंप के जीतने के साथ ही पाकिस्तान परेशान हो गया है। ट्रंप ने पिछले दिनों साफ साफ कहा था कि वो हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को रोकेंगे। ट्रंप के जीतने के बाद देश के मुस्लिम मोहल्लों में क्या चल रहा है? क्या वहां वैसी आतिशबाजी हुई जैसे हिंदू मोहल्लों में दिखी? ट्रंप के जीतने पर मुस्लिमों के मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए आपको दिखाते हैं मुस्लिम मोहल्लों से ट्रंप पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब कमला हैरिस और दोनों हम मुसलमानों के लिए कि दोनों बराबर नहीं है। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ उर्दू के जानकारों और इस्लामिक स्कॉलर का गढ़ है। अलीगढ़ में पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका है जिसने बारीकी से अमेरिका का चुनाव देखा। ट्रंप की जीत पर अलीगढ़ के पढ़े लिखे मुस्लिमों की सोच क्या है, ध्यान से सुनिए। भारत के संबंध अमेरिका से बहुत अच्छे होंगे और पॉलिसी भी इंडिया के फेवर में होंगी। बहुत ही फ़ायदा होगा हिंदुस्तान को डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से। डोनाल्ड ट्रंप से हमारे ऑलरेडी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो इससे इनके जीतने से हमें बहुत फ़ायदा होगा। हमारे अमेरिका के दरवाजे हमारे इंडियंस के लिए खुलेंगे और व्यापार भी वहाँ से, चाहे यहाँ हम इंपोर्ट करें या यहाँ से हम अपना टैलेंट एक्सपोर्ट करें, तो मुझे लगता है कि इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मैं डोनाल्ड ट्रंप की जीत को एक बहुत ही कामयाबी के रूप में देखता हूँ भारत के लिए। अलीगढ़ के लोगों को सबसे बड़ी चिंता दुनिया में चल रहे युद्ध से है। उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप दुनिया में 2 मोर्चों पर चल रहे युद्ध को जरूर रुकवाएंगे। दुनिया एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में है, तो अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को इस इकोनॉमिक जो बहरान है कि इससे किस तरह बाहर निकालते हैं। और इस वक्त दुनिया में कई जगह जंगें भी चल रही हैं, तो उसमें इनका क्या रोल होता है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। और इसमें रिपब्लिकन पार्टी की जो पॉलिसी है वो जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हावी ज़रूर होगी। ट्रंप के जीतने पर अमेरिका के मुस्लिमों में क्या बदलाव आएगा, ये भी अलीगढ़ के मुस्लिम स्कॉलर से सुनिए। कई ऐसे मुस्लिम कंट्री है, वहाँ लगता है कि अमेरिका अगर डोनाल्ड ट्रंप बनाते हैं तो उनके लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। अमेरिका की पॉलिसी तो फॉरेन पॉलिसी सेम रहती है, तो वो देखिए पिछली बार जब ट्रंप जीत के आए थे तब भी ये था कि वो मुस्लिम देशों के लिए अच्छे नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कुछ नज़र नहीं आई। नहीं, वहाँ मुस्लिम समाज पे इतना असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वहाँ किसी भी समाज पे कोई भी असर नहीं पड़ता, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो, क्योंकि जब प्रेसिडेंट कुर्सी पे बैठता है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होता है। वो प्रेसिडेंट किसी पार्टी का या किसी समाज का प्रेसिडेंट कभी भी नहीं होता। कुछ लोग तो ये मान रहे हैं कि कमला हैरिस अगर अमेरिका की राष्ट्रपति बनती तो अमेरिका को नई आज़ादी मिलती। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक होने के नाते मैं अमेरिकी जो नागरिक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर अपने कमला हैरिस जी को जिताया होता तो 1776 से जो आपको स्वतंत्रता मिली है उस आज़ादी के एक नया इतिहास रच जाता। कमला हैरिस जीती तो और भी ज़्यादा खुशी की बात होती, जैसे कि बाकी सारे सर ने बताया भी है कि एक महिला को भी उच्च पद पर स्थापित कर सकते थे वो लोग, लेकिन अभी जो पहले से रिलेशंस हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी पर भी। दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों में ट्रंप के आने की खुशी ज़्यादा नहीं दिखी। लोग कमला हैरिस के आने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी आ चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं वहाँ के, तो अभी लगता है कि कमला हैरिस को एक मौका मिलना चाहिए ताकि उनका भी तो चेक करा जाए कैसे गुडविल है उनका सरकार चलाने का। मेरे हिसाब से वो कमला हैरिस ट्रंप क्यों नहीं? ट्रंप का तो देख चुके हम किस तरह का टर्म रहा है उनका, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक और टर्म रहा है उनका, इसलिए मेरे हिसाब से तो कमला हैरिस आनी चाहिए जब उनको देखा जाए। दिल्ली के एक मुस्लिम मोहल्ले में मोहम्मद आलम नाम के शख्स मिले। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और बाइडेन सरकार के बारे में ऐसी बातें बोली कि हमें बयान पर बीप लगाना पड़ गया।
जो अभी तक जो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति आया है, सबसे गंदा राष्ट्रपति ये है जो पूरे दुनिया के अंदर खूनी रेजी तैयार कर दिया इन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को ऐसे लड़वाया। ये जो है ना, जो बाइडेन जो बुढ़ा है, ये जो है, मेरी बात सुनो, ये कट्टर यहूदी है, ये इजराइल के साथ दे रहा है। हालांकि जिस राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ ये अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी की पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को राष्ट्रपति देखना चाहते थे। अलीगढ़ के मुस्लिम स्कॉलर जहां ट्रंप के जीतने से खुश हैं, तो वहीं दिल्ली के मुस्लिम मोहल्ले ट्रंप से ज्यादा कमला हैरिस के लिए दुआएं मांग रहे थे। ट्रंप के जीतने पर लखनऊ के मुस्लिमों के मन की बात जानने की कोशिश की गई। लखनऊ के मुस्लिम ट्रंप के जीतने से नाखुश हैं। कि ट्रंप का जीतना सही नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब वो बने थे तो ईरान के जो सेना के वो प्रमुख थे, उनका जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था उसमें लगभग उन्हीं का हाथ था। तो मेरे हिसाब से तो ट्रंप का जीतना गलत। आपने देखा होगा कि यूएस में जितनी भी जमा के सिटीजन्स थे वो सब रोड पे आ गए थे। काफ़ी ज़्यादा जो है डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी विरोध था। भारत के लिए तो नहीं बता सकते, लेकिन इन्हें मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसके लिए जो है बहुत ख़राब होगी। ऐसे उनके स्थिति और ख़राब होगी, मुसलमानों की स्थिति खराब। कुछ मुस्लिम तो कमला हैरिस के हार के लिए बाइडेन को पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं। ट्रंप की जीत से ज्यादा बड़े स्तर के ऊपर बाइडेन की हार का मामला है। जिस प्रकार से बाइडेन ने पूरे मिडल ईस्ट में जुल्म और ज्यादती, अत्याचार, बच्चों का कत्ल, बेरहमी की तरह से उसने निहत्थे लोगों को, इन लोगों को मरवाया, उसकी सजा के तौर पे जो है वो इतने बड़े पैमाने पर बाइडेन की हार हुई है। बाइडेन की हार जो है वो इसी जो है जंग को लेके हुआ है। मिडिल ईस्ट में जो है स्थिति इस टाइम पे है, शायद इसी का नतीजा है कि बाइडेन की इतनी बड़ी हार हुई। देखिए, देश भर में कुछ मुस्लिम ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने से खुश नहीं हैं, लेकिन कुछ मुसलमान ट्रंप को भारत के लिए अच्छा भी बता रहे हैं। आज तो लखनऊ के एक मुस्लिम शख्स ने ट्रंप के जीतने की खुशी में एक मजार पर चादर चढ़ा दी। मजार पे चादर तब चढ़ाई जाती है जब कोई मन्नत कबूल हो जाए या फिर कोई मनचाही चीज मिल जाए। लखनऊ में चादर चढ़ाने वाले शख्स का नाम शमसी आजाद है। चलिए अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश से आई एक खबर पर। हालांकि इस खबर के बारे में बताने से पहले हम आपको जीके के एक टेस्ट में उलझाते हैं। आपका जीके टेस्ट लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का पहला इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर कौन था? वो थे श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान। भाई आप तो जानते ही होंगे कि हनुमान जी ने ही माता सीता का पता लगाया था। तो देखा जाए तो हनुमान जी ही पहले जांचकर्ता माने जाएंगे। मध्य प्रदेश के कई पुलिस कर्मियों का मानना है कि इसी वजह से वहां के पुलिस थानों में ज्यादातर हनुमान मंदिर दिखाई देते हैं। लेकिन अब से मध्य प्रदेश के पुलिस थानों में मंदिर नहीं बनाए जाएंगे। इसमें कई पुलिस कर्मियों के प्रेरणा स्रोत हनुमान जी के मंदिर भी शामिल होंगे। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक निर्देश के बाद पुलिस थानों में मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के पुलिस थानों में अब से मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी। मध्य प्रदेश के पुलिस थानों में अब से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होगा भी कैसे? क्योंकि एमपी हाई कोर्ट ने पुलिस थाना परिसर में मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी और जिस तरह की याचिका कोर्ट को दी गई है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि पुलिस थानों में मौजूद मंदिरों का भविष्य भी अधर में है। देखेंगे राजधानी भोपाल का ये अशोका गार्डन थाना है और यहाँ पर भी एक काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ पर इस मंदिर में पुलिस के कर्मचारी और भी कई लोग बाहर से आकर यहाँ पूजा करते हैं। ये ऐसे थाने, ये अशोका गार्डन थाना है और यहाँ पर मंदिर कई सालों पुराना है। और यहाँ अगर बात करें राजधानी भोपाल की तो कई ऐसे थाने हैं जहाँ पर बजरंगबली के मंदिर बने हुए हैं। पुलिस स्टेशन सार्वजनिक स्थल होते हैं और इसी तर्क के आधार पर एक याचिका डाली गई थी। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया गया था।
वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर चाहे मंदिर हो या दरगाह, सभी को अतिक्रमण माना था। कोर्ट ने तब कहा था कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और जनहित सबसे ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश के पुलिस थानों में मौजूद मंदिरों पर एक याचिका दे दी। इस याचिका के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस थानों में मौजूद निर्माणाधीन मंदिरों पर रोक लगा दी। साथ ही साथ पुलिस थानों में मंदिरों की मौजूदगी पर डीजीपी और मुख्य सचिव से जवाब मांग लिया। मुझे लगता है कि मंदिरों पर किसी की आपत्ति नहीं है। अब ये जिन्होंने याचिका लगाई, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, ये कौन है इनके पर्दे के पीछे? ये शुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का ही कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। वो पीछे के रास्ते से थर्ड पार्टी जो बी टीम लोग खड़ी करती है, ये उसकी जांच होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो मंदिरों के दुश्मन है? ये कौन लोग हैं भारत में बनने वाले मंदिरों पे जिनको आपत्ति हो रही है? पार्टी निराधार आरोप लगा रही है, तथ्यहीन आरोप लगा रही है। कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट अपने निर्णय देती है और कोर्ट के निर्णय को सबको मानना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है सनातन की, वो कितनी सनातन प्रेमी है ये जग जाहिर है कि भगवान के नाम पर वो जनता को ठगने का काम करती है और आरोप कांग्रेस पर लगाती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं। इन 55 जिलों में करीब 1159 पुलिस थाने हैं। 1159 पुलिस थानों में करीब 800 मंदिर बने हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में बनाए गए नए पुलिस स्टेशन में भी मंदिर बनाए गए। यही नहीं, अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के 5 बड़े जिले भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और शिवपुरी में कुल मिलाकर 185 पुलिस स्टेशन हैं, जिनमें कुल करीब 170 मंदिर बने हुए हैं। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में आज से योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। योगी ने महाराष्ट्र के वाशिम से अपनी चुनावी रैली का आगाज कर दिया। योगी आदित्यनाथ की सीधी टक्कर महाविकास अघाड़ी से नहीं है, बल्कि ओवैसी ब्रदर्स से है। छोटे ओवैसी यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी के आने से पहले 15 मिनट का जिक्र किया, लेकिन यह जिक्र नहीं बल्कि इशारों में एक धमकी थी। अब तो छोटे ओवैसी खुलकर योगी को अपना दुश्मन बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी के 15 मिनट का जवाब बुलडोजर से कैसे दिया, देखिए योगी वर्सेस छोटे मियां बड़े मियां। अभी 15 मिनट बाकी है। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। एक है और नेक है, एक है तो सेफ है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जिस्म से अगर पूरा खून भी निकल जाए तो हमारे लिए कम है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे। महाराष्ट्र के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार एंट्री कर ली। खचाखच भरे मैदान में योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए हजारों की भीड़ डटी हुई थी। मंच पर योगी के आते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया। महाराष्ट्र में योगी आए, लेकिन उनके आने से पहले ही बुलडोजर महाराष्ट्र में आ चुका। योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में पहली चुनावी सभा थी, जहां उनके स्वागत के लिए 1-2 नहीं बल्कि 5-5 बुलडोजर खड़े थे। वैसे योगी आदित्यनाथ का इंतजार सिर्फ बुलडोजर ही नहीं बल्कि ओवैसी ब्रदर्स भी कर रहे थे, और वो भी एक दिन पहले से। असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में भी धर्म विशेष वाली राजनीति करने से पीछे नहीं हैं, और इसका संकेत उन्होंने अपने राजनीतिक भाषणों से जाहिर कर दिया। छोटे ओवैसी ने एक बार फिर धमकी वाला रवैया अपनाया। देश के 100 करोड़ हिंदुओं को धमकी देने वाले पुराने बयान का फिर से जिक्र कर अकबरुद्दीन ने एक बार फिर अपना छोटापन दिखा दिया। अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। मंच के नीचे खड़ी भीड़ एक धर्म विशेष से जुड़ी हुई थी, और वो समझ गई कि अकबरुद्दीन के 15 मिनट वाले बयान के पीछे क्या संदेश है। इसलिए उनके बयान के बाद भीड़ उत्साह से भर गई थी। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए।
दरअसल अकबरुद्दीन ने 12 साल पहले 15 मिनट वाला बयान दिया था। तब उन्होंने देश के 100 करोड़ हिंदुओं को 15 मिनट वाली धमकी दी थी। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद की चुनावी सभा में 15 मिनट का जिक्र कर अकबरुद्दीन ने एक बार फिर हिंदुओं को इशारों में धमकी दे दी। बीती रात अकबरुद्दीन बयान देकर तो चले गए। आज योगी आदित्यनाथ ने 15 मिनट वाले बयान को लेकर हिंदुओं को फिर से सचेत किया और वही नारा दोहराया जो इन दिनों पूरे देश में हर किसी की जुबान पर है। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। बड़े ओवैसी से ज्यादा छोटे ओवैसी की जुबान धारदार रही। अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद की मुस्लिम आबादी के सामने मोदी योगी को अपना दुश्मन बताकर माहौल बनाने की कोशिश की। योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी रैली से अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बिना संदेश पहुंचा दिया कि भारत 15 मिनट से नहीं डरता बल्कि एकता में यकीन करता है। सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, 1947 से ही होता रहा है, लेकिन हमारा भारत रहना चाहिए और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में बनना चाहिए। महाराष्ट्र के चुनावी समर में ओवैसी बंधु की पार्टी AIMIM भी अपना दमखम दिखा रही है। इसीलिए बड़े ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी रैलियों में बयानों के जरिए माहौल बना रहे हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जिस्म से अगर पूरा खून भी निकल जाए तो हमारे लिए कम है। असदुद्दीन ओवैसी ने खून बहाने की बात की तो योगी ने इसका जवाब छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का किस्सा सुनाकर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के लोगों को एकजुटता का मंत्र दिया है तो राजनीति के बड़े मियां छोटे मियां ने धर्म विशेष के वोटरों के लिए भड़काऊ नारा दिया। ओवैसी बंधुओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए मुहिम छेड़ दी है तो योगी ने भी उन्हें चुनौती देने की ठान ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात यूपी की, जहां उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं और इसी कड़ी में योगी के गढ़ गोरखपुर से एक नई तस्वीर भी सामने आ गई है। वहीं इस पोस्टर के जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ में एक नया पोस्टर रिलीज किया है और इस पोस्टर में नारा दिया है कि साथ रहे तो सारा जहां हमारा। अब सवाल यह है कि पोस्टर वॉर के जरिए संदेशों का ये जो आदान प्रदान चल रहा है उसका फायदा किसे मिलेगा? आखिर किसके लिए पोस्टर वॉर गेम चेंजर साबित होगी? देखिए। यूपी में उपचुनावों से पहले जो पोस्टर वॉर छिड़ी है वो हर नए दिन के साथ बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में यूपी के 2 अलग अलग शहरों से पोस्टर वॉर का 2 अलग अलग ट्रेलर सामने आया है। पहली तस्वीर सीएम योगी के गढ़ यानी गोरखपुर की है, जहां की तमाम सड़कें बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर से पटी पड़ी हैं। गोरखनाथ मंदिर से लेकर शहर के तमाम बड़े चौक चौराहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। गोरखपुर की सड़कों पर मौजूद होर्डिंग्स पर जो पोस्टर चस्पा किए गए हैं उन पर न सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे लिखा गया है बल्कि इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ की बड़ी सी तस्वीर भी लगाई गई है। और जानते हैं पोस्टर को लगवाने वाले शख्स ने अपनी तस्वीर भी पोस्टर में लगा रखी है। हम पूज्य महाराज जी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। यही वजह रहा कि सबको संगठित करने का एक समय आ चुका है, अपने लोगों को संगठित करने की जरूरत है। इस उद्देश्य से हम लोगों ने ये पोस्टर लगाया। बता दें कि जब से सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया है तब से सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत में अलग ही उफान आ चुका है।
जहां पोस्टर वॉर में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है, तो वहीं पोस्टर को लेकर छिड़ी जंग में समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है, जिसका सबूत लखनऊ की सड़कों पर लगे इन पोस्टर से दिखाई दिया। लखनऊ के बर्लिंगटन चौराहे पर पोस्टर लगाया गया है, जिसे कामरान बेग समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने लगाया है, जिस पे लिखा है हम साथ रहेंगे तो सारा जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐसे ही तमाम पोस्टर और भी जगहों पे लगे हैं। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो एक साथ रहने को लेकर बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर, मुख्यमंत्री चौराहे पर, ऐसे तमाम जगहों पर लगाए गए थे। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार पोस्टर वार कर रहे हैं। लखनऊ के समाजवादी पार्टी के नेता कामरान बेग ने अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ जो पोस्टर लगाया है, उस पर लिखा है कि हम साथ रहेंगे तो सारा जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पोस्टर जंग में समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के साथ कदम ताल करती दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले भी लखनऊ में एसपी मुख्यालय के बाहर तमाम तरह के नारे लिखे हुए पोस्टर लगाए गए थे, जो सीधे तौर पर योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का पलटवार थे। इसी तरह यूपी के अलग अलग शहरों में भी बीजेपी और उससे जुड़े संगठन कई पोस्टर लगा चुके हैं। मतलब ये कि जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बयानों और पोस्टर के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचाने की होड़ शुरू हो गई है। और इन्हीं बयानों और पोस्टरों ने यूपी में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहराइच में माफिया गब्बर सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ढोल बाजे के साथ मुनादी करते हुए गब्बर सिंह की कोठी को कुर्क कर दिया। आखिर कैसे बहराइच के गब्बर सिंह का सीएम योगी ने बजाया ढोल, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले पुलिस ने सरेआम मुनादी की, गब्बर सिंह की शपथ पूरी की जाती है, सुनो सुनो सुनो। और इस मुनादी के साथ ही ढोल बजने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो तब तक जारी रहा जब तक बहराइच के कुख्यात माफिया देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह के मकान की कुर्की पूरी नहीं हो गई। गब्बर सिंह के करोड़ों की संपत्ति सील लगाने के साथ जब्त नहीं हो गई। पूरे प्रशासनिक अमले के साथ सीएम योगी की फोर्स बहराइच के रायपुर राजा इलाके में मौजूद दबंग माफिया गब्बर सिंह की एक कोठी पर पहुंची। ये कोठी गब्बर सिंह की पत्नी सारिका सिंह के नाम पर बनी थी, जिसकी कुल लागत 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी जा रही थी। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले ही प्रशासन ने इस आलीशान मकान पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया था, मगर अब गब्बर सिंह की इस संपत्ति को कुर्क किया गया, वो भी ढोल नगाड़ों के साथ। देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह निवासी मोहनपुर माफी थाना पयागपुर के आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति मकान संख्या 424 M1 तथा 424 M2 को सीज व कुर्क किया गया। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस वाली नीति जोर शोर से पूरे प्रदेश में एक्टिव है। और इसी नीति के तहत बहराइच के दबंग माफिया गब्बर सिंह पर स्ट्राइक की गई, क्योंकि ये सारी संपत्ति आपराधिक कृत्यों के दम पर बनाई गई थी। आपको बता दें कि गब्बर सिंह कोई मामूली अपराधी नहीं है, बल्कि बहराइच में उसके नाम की तूती बोलती थी। माफिया गब्बर सिंह पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी और अपहरण जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। अवैध कब्जा और भू माफिया जैसे अपराधों में भी गब्बर सिंह शामिल रहा है। बीते 2 साल से देवेंद्र प्रताप उर्फ गब्बर सिंह फिरोजाबाद की जेल में बंद है। दावा किया जाता है कि यूपी के टॉप 50 माफियाओं की लिस्ट में देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह शामिल है। बस इसी के चलते कुछ दिन पहले ही गब्बर सिंह की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला था। और अब सीएम योगी ने ढोल बाजे के साथ गब्बर सिंह की कोठी जब्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुपवाड़ा से बांदीपुरा तक सेना का विस्फोटक बदलापुर देखने को मिला है। एक साथ 2 हंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बल कश्मीर के अलग अलग इलाकों में दहशतगर्दों को चुन चुन कर मार रहे हैं, उनका सफाया कर रहे हैं।
अक्टूबर में अपनी खूनी साजिश से कश्मीर में कोहराम मचाने वाले दहशतगर्दों का नवंबर में चुन चुनकर सफाया किया जा रहा है। घाटी में छिपे एक आतंकी को तलाश कर उसे मौत के घाट उतारा जा रहा है। और इसी कड़ी में सेना ने कश्मीर के बांदीपुरा और कुपवाड़ा में 2 बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 अलग अलग जगहों पर आमना सामना हुआ। मंगलवार की रात करीब 11:30 बजे कुपवाड़ा जिले के लोलाब में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू हुई। कुपवाड़ा में हुए इस एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर किया गया, तो वहीं बांदीपोरा के केटसुन इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। फिलहाल बांदीपुरा में एक आतंकी के छिपे होने की आशंका है। ऑपरेशन में सेना के साथ जीएनके पुलिस और सीआरपीएफ भी शामिल थी। यहाँ बांदीपुरा के इस इलाके में हम रटसुना जो इलाका है, ये यहाँ पर जो कटसुना में ये जो जंगल है, इसमें मुठभेड़ चल रही है। एक मिलिटेंट जो फॉरेन मिलिटेंट है उसको मार गिराया गया है और अभी भी फायरिंग यहाँ पर चल रही है, यानी एक मिलिटेंट जो है अभी यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर इरफान आपको दिखा रहा है, ये बस्ती के ऊपर जो पहाड़ियों में एक अकेला मकान है, वहाँ पर बता रहे हैं कि मिलिटेंट छुपा हुआ है। बीती रात ये मुठभेड़ यहाँ पे शुरू हुई है, उस वक्त हुई जब ये मिलिटेंट्स को यहाँ पे ट्रैप किया गया, इंटरसेप्ट किया गया जब इनकी मूवमेंट का पता चला। दोनों इलाकों में सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि कश्मीर को लहूलुहान करने वाला कोई भी आतंकवादी जिंदा बच नहीं पाए। सुरक्षा बलों का दावा है कि कुपवाड़ा और बांदीपुरा में जो 2 आतंकी मारे गए हैं वो विदेशी हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये आतंकी कौन से संगठन से जुड़े थे। जी न्यूज़।